हेलो एवरीवन, सामान्य हिंदी के रिवीजन सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है अनेक शब्दों का एक शब्द। ये भी टॉपिक देखा जाए तो आपको यूपी पीसीएस और आरआरबी के एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। आज हम यहाँ पर इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। अनेक शब्दों के एक शब्द को लेकर के देखा जाए तो किस तरीके का आपको जानकारी रहनी चाहिए, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरीके के रूल्स रेगुलेशन को हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। बेसिकली में ज़्यादा कुछ यहाँ पे फंडे आपको होते नहीं है, आपको एक सिंपल सी थ्योरी है जो कि आपको पता होना चाहिए और ज़्यादातर जो फोकस रखना है वो आपको एक तरीके से प्रैक्टिस पे रखनी है। प्रैक्टिस जो है सबसे ज़रूरी एक पहलू है। आप मॉक टेस्ट लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए, प्रैक्टिस रख लीजिए और उसी के माध्यम से आप यहाँ पे ज़्यादा स्कोर आप कर सकते हैं। फिर भी चलते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं। देखिए, अनेक शब्दों के स्थान पर यदि हम एक शब्द का प्रयोग करें तो विशिष्ट और अर्थगर्भित हो और कथन जो है अत्यधिक प्रभावशाली और भावपूर्ण यहाँ पर बन जाता है। अर्थात किसी बात को एक लंबे चौड़े पैराग्राफ में करने के बजाय यदि हम उसे यहाँ पर एक या दो शब्दों एक लाइन में यहाँ पर कहते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी हो सकती है। लेकिन बस कहने का तरीका या शब्दों का जो चुनाव हो वो भावपूर्ण होना चाहिए और उस पूरी कहानी को कहने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। अनेक शब्दों के एक शब्द का प्रयोग करने की परंपरा अत्यंत प्राचीन रही है। दुरूह और गहन विषयों के प्रतिपादन के लिए देखा जाए तो सूत्र शैली के प्रयोग की परंपरा सूत्रपात संभवतः काव्य अथवा साहित्य की सर्जना के साथ ही यहाँ पर हो गया था। देखा जाए पुराने समय में हम कोई बात, जैसे आप संस्कृत में श्लोक के दोहे होते थे, ठीक है, सिर्फ 2 लाइन की बात होती थी, लेकिन उस 2 लाइन में आप इतना कुछ कह जाते थे। जब आप उसको शब्दों को आप वर्तमान समय में जब हम उसको एक्सप्लेन करने जाते हैं तो पूरा एक पैराग्राफ वहाँ पे बन जाता है। तो वही बात है कि अर्थात आप कम चीज़ों में अब ज़्यादा कुछ कहने की यहाँ पर योजना है, ठीक है। सूत्र शैली की अगर बात करते हैं हम यहाँ पे, या इसे हम कहते हैं संक्षिप्त रूप से कही गई बात, कि यहाँ पर अपनी भाषा और वेगशाली एवं प्रभावशाली आपकी होनी चाहिए जब कम शब्दों में चीज़ें कहनी हो। और यह भी कहा जाता है कि अनेक शब्दों के स्थान पे मात्र एक शब्द का प्रयोग काव्यगत चमत्कार तो पैदा ही करता है, पाठक का इससे समय भी बच जाता है। सूत्र शैली था अनेक शब्दों के स्थान पे एक शब्द का प्रयोग सारांश लेखन और संक्षिप्तीकरण में भी यहाँ पे आपको सहायक होता है और इसलिए कहीं ना कहीं इसको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंस आपको दी जाती है। तो आइए यहाँ पर हम कुछ समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसी को दूसरे शब्दों में भी कहा जाता है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव को व्यक्त करने की प्रक्रिया। और खासकर देखा जाए जो लेखक होते हैं, कवि होते हैं, वो अपनी रचनात्मक प्रविता का प्रभाव जो होते हैं इसी के माध्यम से देते हैं। आप कविताएं पढ़िए तो वहाँ पर आपको कई तरीके कविताएं लिखी जाती हैं, कई बातें वहाँ पे कही जाती हैं, लेकिन बहुत ही कम शब्दों में। कम शब्दों में अधिक कह देना ही एक तरीके का ऐसी विधा है, सतत अभ्यास के द्वारा ही संभव है। इसलिए परीक्षार्थियों को देखा है अपनी भाषा को, जब आप कहते हैं कि आप आंसर राइटिंग लिखने जाएंगे तो आंसर राइटिंग में भी देखा जाए तो आपको इसी भाषा संगत चीज़ें आपको काफ़ी काम आएंगी। अर्थात कोई बहुत सारी बात कहने के बजाय आप छोटी सी एक शब्द को लिख के उसी बात को यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इससे आपका समय भी बचता है और साथ ही यहाँ पर आपको कम शब्दों में ज़्यादा कुछ कहने का भी एक भावार्थ आप कह पाते हैं। और ये उत्तर लेखन के दौरान यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें कहनी होती हैं, तो वहाँ भी ये काफ़ी प्रभावशाली रहता है। इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से सिर्फ ना प्री के लिए बल्कि यहाँ पर मेंस ओरिएंटेड जैसे पीसीएस के बच्चे हैं वहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा। अब चलिए कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे कि वाक्यांश और उसका एक शब्द। जैसे कि अंक में यहाँ पे सोने वाला, तो उसको हम कहते हैं अंकशाई। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा, आप ऐसे भी कह सकते हैं एक कहानी के अंतर्गत में दूसरी कहानी आ जाती है, उसको यहाँ पे 2 कहानियां होंगी, लेकिन उसी को हम क्या कहते हैं अंतः कथा। अंतः कथा यानी एक के अंदर दूसरी। दूसरे जैसे कि हम तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास, इतनी लाइन बोलने के बजाय अगर हम कहते हैं अंधविश्वास, सिर्फ अंधविश्वास कहने के सामने वाला समझ गया कि उनको तर्क वितर्क से मतलब नहीं है, उनको एक बात बोल दी गई वही उसको मान के बैठ गए, ना तर्क करना उत्तर करना, ना कुछ समझना है, ना किसी को बताना है, बस वो उसको ऐसे लोगों को बोला जाता है अंधविश्वासी। जो कहा ना जा सके तो क्या होगा, हमने कह दिया अकथनीय। जो कहा ना गया हो उसे हम कह सकते हैं अकथित। जो कहा ही नहीं गया है वो अकथित है, अभी कहा ही नहीं गया तो वो कहने का मतलब नहीं है। जिसमें कुछ कहने करने की क्षमता ना हो तो उसे हम कहते हैं अक्षम। जिसका खंडन आप ना कर सकें उसे आप क्या कह सकते हैं अखंडनीय। इसी तरह जिसके अंदर या पास ना पहुंचा जा सके उसको क्या कहा जा सकता है अगम्य। जिसकी गहराई या था का पता ना चले उसे आप क्या कह सकते हैं अथाह या अगाह। इसी तरह जो गाए जाने योग्य ना हो अज्ञेय।
वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के संदर्भ में यहाँ पे देखिए कई सारे शब्दों को हमने यहाँ पे रखा हुआ है। इसी को हम यहाँ थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करूंगा मैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, एक तरफ से इसमें देखते हैं फिर इधर आएंगे। इसमें लिखा है हिसाब किताब के जांच के लिए करने की क्रिया को हम क्या कह सकते हैं, अंकेक्षण। इसी तरह हिलोरे उत्पन्न करने वाला को क्या कहा जाएगा, विलोड़क। हिंदू की भाषा या भारतीय भाषा को हम क्या कहते हैं, हिंदी। हास्यजनक चित्रण करने वाला चित्र को हम क्या कहते हैं, कार्टून। हास्य रस से प्रधान नाटक को क्या कहा जाता है, प्रहसन। हाल ही में ब्याही स्त्री को क्या कहा जाता है, नवोढ़ा। हाल ही में उत्पन्न हुआ बालक क्या होता है, नवजात। हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी को क्या कहते हैं, होदा। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं हम, गजगामिनी। हाथी का सिर कोंचने का हथियार उसको हम क्या कहते हैं, अंकुशा। हाथी का बच्चा यानी कि गज, शावक या कलब। इसी तरह हाथियों के समूह में सबसे बड़ा हाथी को हम क्या कहते हैं, करिंद। दूसरी तरफ देखें, हाथ में सरलता से आने वाली पुस्तिका यानी कि हस्त पुस्तिका। हाथ में पकड़कर प्रयोग किया जाने वाला हथियार को हम यहां पे क्या कहेंगे, अस्त्र। अस्त्र शस्त्र दो चीज आती है, तो अस्त्र क्या है, जो हाथ से पकड़कर चलाया जाता है। हाथ जोड़कर प्रणाम करने की जो मुद्रा होती है उसको हम क्या कहते हैं, अंजलिबद्ध। हाथ की कारीगरी तो उसको कहते हैं हस्तकौशल या हस्तशिल्प। हवा में मिली हुई धूल या भाप के कारण होने वाला अंधेरा जिसको हम कहते हैं धुंध, कोहरा, जो इस समय वर्तमान में ठंडी में काफी पड़ रहा है। हवा में उड़ने रहने या होने वाला हवाई। हवन में जलाने वाली लकड़ी समिधा। हवन की वस्तु को हवि। हरा भरा मैदान को शार्दल। हर तीसरे महीने होने वाला यहां पर यानी कि त्रैमासिक। हंस के समान गति को चलने वाली स्त्री हंसगामिनी। और स्वार्थवश किसी का गुणगान यानी करने वाला चापलूसी यहां पर कहलाएगा। तो ये कुछ यहां पर आपको शब्दों की यहां पे रचना है, चटकार चपल। अब यहां पे देखते हैं कुछ और शब्दों को लेकर के। देखिए यहां पे सिर्फ प्रैक्टिस है, ज्यादा से ज्यादा मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें ही यहाँ पे समझा रहा हूँ, कुछ बातें आपको प्रैक्टिस के संदर्भ में आपको दिखा रहा हूँ। बाकी चीज़ें आप अपने स्तर पे रिवीजन करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको पता रहे। जैसे कि स्वयं की हत्या करने की प्रवृत्ति, आत्महत्या। आत्महत्या होते हैं, आत्मघाती होते हैं जो लोग स्वयं को मार लेते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उसको हम कहते हैं स्वतंत्रात्योत्तर, यानी कि स्वतंत्रता के उपरांत। स्त्री और पुरुष का जोड़ा हो या पति पत्नी का जोड़ा हो तो क्या कहते हैं, दंपत्ति, ठीक है, इंग्लिश में कपल। स्त्री जिसकी आंखें मीन के समान हो उसको हम क्या कहते हैं, मीनाक्षी। मीन यानी कि मछली। स्त्री संबद्ध स्त्रियों का यानी कि स्त्रैण। इसी तरह स्त्री के वश में रहने वाला जिसका स्वभाव स्त्रियों जैसा हो उसको भी हम क्या कहते हैं, स्त्रैण, स्त्रीण, स्त्रैण। सौर जगत का सबसे बड़ा ग्रह जिसकी अन्य यहां पर परिक्रमा करते हैं वो है आपका सूर्य। सौतेली माता को हम यहां पे क्या कहते हैं, विमाता। मौत की तरह द्वेष, सौत की तरह द्वेष रखने वाला शत्रु यानी कि सपत्न। और 100 वस्तुओं का संग्रह की संख्या क्या होती है, शतक, यानी कि 100 रन बना लिया, शतक हो गया। 100 चीजों का संग्रह आपने कर लिया, शतक हो गया। 100 वर्षों का समूह क्या कहलाता है आपका, शताब्दी। इसी तरह 100 वर्ष की अवधि का समय हो गया शताब्दी। 100 में 100 प्रतिशत हो गया। 100 में 100 का मतलब क्या हो गया, प्रतिशत। 16 से 18 वर्ष के बीच की नायिका मुग्धा। 16 वर्ष की नायिका षोडशी। सोने का स्थान या कमरा को हम कहते हैं शयनागार। सोच समझकर कार्य ना करने वाला क्या होता है, अविवेकी। देखिए ये शब्द हमें पता होते हैं, बस प्रयोग कहां करना है ये आपको पता होना चाहिए। सैकड़ों आंखों वाली को हम कहते हैं नायिका को शताक्षी। सेवा और आराधना करने वाले के योग्य हम कहते हैं सेव्य। सेना के ठहरने का स्थान को हम छावनी कहते हैं। तो सेना का संचालक जो होता है उसे हम सेनापति कहते हैं। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसको हम हरावत कहते हैं। और सूर्योदय से पूर्व का जो समय हो रहता है उसे हम अरुणोदय कहते हैं। और सूर्योदय से पहले का जो समय है उसे हम यहाँ पर उषा काल कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टॉपिक्स हैं इनको बस आपको पता होना चाहिए, यही आपको आने वाले हैं, यही आपको बार बार पूछे जाते हैं।
अंतिम कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको और एक थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं, बाकी आप अपने स्तर पे प्रैक्टिस जरूर करिएगा। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से लगाइएगा, क्वेश्चन देखिएगा और उनको यहाँ पे हल करने का कोशिश करिएगा। देखिए आपको कितना आता है, नहीं आता है तो वापस से जाना है, बुक्स आपके पास होंगी, उनके हिसाब से इसमें देख लेना है सही क्या है, या फिर उसका अगर डिटेलिंग दी है, आंसर दिया है तो वो भी चेकआउट करना है। अंतिम क्वेश्चन में देखें, सूर्योदय से 9 बजे सुबह तक का प्रहर जो होता है उसको क्या कहा जाता है? प्रातः काल। सूर्यास्त से ठीक पहले उस ठीक बाद का समय जो होता है उसे हम कहते हैं अति संध्या। सूर्य के निकलने का समय सूर्योदय काल, और सूर्य जिस स्थान से या पर्वत से निकलता है उसको हम कहते हैं उदयाचल। सूर्य के अस्त होने का समय जो होता है उसको हम कहते हैं संध्या काल। सूर्य की लालिमा जब दिखने लगती है उसको हम कहते हैं अरुणोदय काल। और सूर्य जब आपका मकर रेखा से उत्तर जाना होता है तो उसको हम उत्तरायण कहते हैं, और जब सूर्य कर्क रेखा के दक्षिण जाता है उसको हम दक्षिणायन कहते हैं। इसी तरह सूक्ष्म होने की दिव्य शक्ति को हम अणिमा कहते हैं। वहीं सुबह कौवे के बोलने का जो समय होता है उसको हम कहते हैं भोर कहते हैं। सुंदर हृदय वाले को हम सुहृदय कहते हैं, और वहीं सुंदर बालों वाली नायिका को हम यहाँ पे सुकेशी कहते हैं। इसी तरह सुंदर मुस्कुराने वाली नायिका को यहाँ पर आपको सुष्मिता कहा जाता है। वहीं सुंदर गले वाली नायिका को आपको सुग्रीवा, सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री को केशनी, और सुंदर आंखों वाली नायिका को यहाँ पर सुलोचना या सुनैना कहा जाता है। इस तरीके से अनेक शब्दों के एक शब्द का जो टॉपिक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको अपनी बातों को कहने का एक तरीका है जो कम से कम शब्दों में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बातों को कह सकते हैं। सिर्फ इसे प्री ओरिएंटेड नहीं पढ़िएगा बल्कि मेंस को भी ध्यान में रखकर यहाँ पर आप स्टडी ज़रूर करिएगा, और लगातार हम यहाँ पर सामान्य हिंदी के विषय वस्तुओं का रिवीजन इसी तरीके से करते रहेंगे। तो आप मेरे साथ यहाँ पर डेली सेशन को ज़रूर ज्वाइन करें ताकि यहाँ पर आपकी हिंदी को एक रिवीजन हो सके। और हाँ, प्रैक्टिस सेट जो होती है यहाँ पर आपको क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट है, वो हम सुबह के सेशन में कर रहे हैं, तो वो भी आप उसे जरूर ज्वाइन करिए, जिसमें हिंदी का भी आपको चल रहा है। तो यहाँ पर शाम को रिवीजन करिए, सुबह यहाँ पर टेस्ट के माध्यम से प्रोग्रेस को यहाँ पर चेकआउट करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर आपके पर्यायवाची आपके शब्द बचे हैं और विशेष विशेषण के टॉपिक बचे हुए हैं, तो उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।